नमस्ते। ऑनलाइन कक्षा में आप सभी छात्रों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 9वीं के लिए उनकी पुस्तक क्षितिज भाग 1 के गद्य खंड से ल्हासा की ओर पाठ लेकर उपस्थित हैं। यह पाठ सुप्रसिद्ध लेखक डॉक्टर राहुल सांकृत्यायन जी के द्वारा रचित है। प्रस्तुत पाठ राहुल सांकृत्यायन द्वारा की गई तिब्बत यात्रा का एक यात्रा वृत्तांत है। छात्रों, यहाँ मैं स्पष्ट कर दूं कि यात्रा वृत्तांत किसे कहते हैं। जब हम कहीं यात्रा करते हैं और उस दौरान जिन चीज़ों को हमने प्रत्यक्ष रूप से देखा, महसूस किया और जब हम उसका वर्णन करते हैं, इस शैली को यात्रा वृत्तांत कहा जाता है। डॉक्टर राहुल सांकृत्यायन जी यात्रा वृत्तांत लिखने में बिल्कुल माहिर थे, क्योंकि इनकी प्रवृत्ति ही यायावर थी। यायावर का अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो कहीं न कहीं किसी न किसी जगह भ्रमण करता हो। भारतीय लोगों को उस समय तिब्बत जाने की अनुमति नहीं थी, इसलिए लेखक ने भिखारियों जैसी वेशभूषा धारण कर अपनी यात्रा की। यात्रा के दौरान लेखक ने ल्हासा की ओर जिन दुर्गम रास्तों की यात्रा की, उनका वर्णन इस पाठ में उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से किया है। तो आइए हम इस पाठ की शुरुआत करते हैं। इससे पहले कि हम पाठ की शुरुआत करें, हम लेखक डॉक्टर राहुल सांकृत्यायन जी के जीवन पर थोड़ा प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। राहुल सांकृत्यायन जी का जन्म सन 1893 ग्राम पंदाहा, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनका मूल नाम केदार पांडे था। इनकी शिक्षा उत्तर प्रदेश के ही काशी, आगरा और बाद में लाहौर में हुई थी। सन 1930 श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया, तभी से इनका नाम राहुल सांकृत्यायन हुआ। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि केदार पांडे किस प्रकार डॉक्टर राहुल सांकृत्यायन बने। वे परम विद्वान थे, कई भाषाओं के जानकार थे, जैसे पाली, प्राकृत, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी समेत अनेक भाषाओं के परम ज्ञाता थे। इसलिए इन्हें महापंडित भी कहा जाता है। तो हम देख सकते हैं कि कैसे परम विद्वान डॉक्टर साहब थे। इनकी कुछ प्रमुख रचनाओं की हम बात करें, मेरी जीवन यात्रा, दर्शन दिग्दर्शन, 22वीं सदी, वोल्गा से गंगा, भागो नहीं दुनिया को बदलो, दिमागी गुलामी, घुमक्कड़ शास्त्र आदि हैं। यात्रा वृत्तांत लेखन में इनका नाम अन्यतम है। मंजिल के स्थान पर यात्रा को ही घुमक्कड़ का उद्देश्य बताया। इसकी चर्चा हमने पहले भी की है कि डॉक्टर राहुल सांकृत्यायन जी यायावर प्रवृत्ति के थे। उन्होंने अपने जीवन काल में देश नहीं बल्कि विदेश के कई हिस्सों का भ्रमण किया, दौरा किया और अपने अनुभवों के आधार पर अपनी रचनाओं में उसकी पूरी जानकारी थी। ऐसा ही पाठ है ल्हासा की ओर। इन्होंने तिब्बत की यात्रा की, दुर्गम रास्तों से, पहाड़ियों से, विपरीत परिस्थितियों को, मौसम को झेलते हुए पैदल भिखारी का रूप धारण कर उसकी यात्रा की और उसका सम्यक वर्णन, संपूर्ण वर्णन इस पाठ में उन्होंने किया है। प्रस्तुत पाठ राहुल सांकृत्यायन जी की प्रथम तिब्बत यात्रा से है। उन्होंने सन 1929 से 30 में नेपाल के रास्ते यह यात्रा की थी। तब भारतीयों को तिब्बत यात्रा की आज्ञा नहीं थी, इसलिए उन्होंने भिखारी के छद्म वेश में यह यात्रा की। प्रस्तुत यात्रा विवरण में उस समय का वर्णन है जब फरी कैलिंगपोंग का रास्ता नहीं खुला था। तब नेपाल के रास्ते से तिब्बत में हिंदुस्तान का व्यापार होता था। इस रास्ते पर अनेक सैनिक चौकियां और किले भी थे। अब बहुत से किलों में किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है
और कई फौजी मकान गिर चुके हैं। रास्ते में देख सकते हैं कैसी फौजी चौकियां थी जिसमें कभी चीनी पलटन रहती थी। चीनी पलटन का अर्थ है वहां की फौजें इनमें रहा करती थी। अब इन किले के अन्य भागों में कई किसान और कई अन्य लोगों ने अपना बसेरा बना लिया है। अब वह यहाँ पर रहते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि वहाँ भारतीयों को जाने की इजाज़त नहीं थी, इसीलिए लेखक ने भिखारियों का वेश धारण किया और उनके साथ सुमति वहीं के व्यक्ति थे जिन्होंने रास्ते में इनकी पूरी सहायता की। जब उन्होंने अपनी यात्रा की तो यात्रा के पास एक परित्यक्त किला उन्हें मिला। परित्यक्त का अर्थ होता है जिसे छोड़ दिया गया हो। वहीं पर लेखक और उनके मित्र रुके। तिब्बत में यात्रियों के लिए तकलीफें तो हैं, लेकिन साथ ही साथ कुछ आराम भी है। अगर हम तिब्बती समाज की बात करें तो समाज में वहाँ पर जाति पाति और छुआछूत आदि की कोई भावना वहाँ नहीं थी। यहाँ पर्दा प्रथा, छुआछूत आदि ना होने के कारण कोई भी अपरिचित व्यक्ति अपना सामान देकर अपनी चाय उस घर की महिला से बनवा सकता था। कुछ निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर में घुसने नहीं देते थे, लेकिन आप वहां घर तक जा सकते हैं। तो यह एक बात जो हमारे यहाँ बिल्कुल अजीब सी लगेगी, वह चीज़ वहाँ हमें देखने को मिलती है। जरूरत अनुसार अपनी झोली से चाय दे सकते हैं। घर की बहू अथवा सास उसे आपके लिए पका देगी। यदि आप अपरिचित भी हैं, फिर भी आप उनके घर जा सकते हैं और उनसे आग्रह कर अपना सामान देकर उनसे चाय बनवा सकते हैं। वहाँ की चाय भी कुछ अजीब सी है। चाय में मक्खन व सोडा नमक दिया जाता है। चोंगी में चाय के साथ कूटकर दूध वाली चाय के रंग बनाकर आपको मिट्टी के टोटीदार बर्तन में रखकर दे देंगे। तो वहाँ के चाय में मक्खन, सोडा, नमक आदि मिलाया जाता है और उसको कूटा जाता है। चोंगी एक तरह का बर्तन है जिसमें उसे कूटा जाता है और चाय बनाकर आपको दे दिया जाता है। और सबसे अजीबोगरीब बात, अगर आपको डर लगता है कि पूरा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ा तो आप खुद चोंगी में चाय मथ कर ला सकते हैं। तो यह आज़ादी वहाँ तिब्बत में थी। आप स्वतः अपने निगरानी में, अपने निरीक्षण में दूसरों के घर, अपरिचित के घर भी चाय बनवा सकते हैं। लेखक सुमति के साथ आगे बढ़ते रहे। अब वे थोंगला के पहले गांव में पहुंचे। लेखक के मित्र सुमति की यहाँ लोगों से जान पहचान होने के कारण भिखमंगों के वेश में रहने के बावजूद भी उन्हें ठहरने के लिए अच्छी जगह मिल गई। चूँकि सुमति वहीं से थे, कई लोगों से उनकी जान पहचान थी, इसलिए उन्हें रहने में कहीं कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा। वहाँ उन्हें रहने के लिए अच्छा स्थान मिल गया। जबकि दूसरी बार जब वह लौट रहे थे तो भद्र वेश में थे, परंतु भद्र वेश में रहने पर भी उन्हें ठहरने के लिए उचित स्थान नहीं मिला। इसका कारण ये था कि वहाँ के व्यक्ति काफ़ी मनमौजी होते थे। सब कुछ उनकी सोच पर, उनके मन मस्तिष्क के विचार पर निर्भर होता था। वह मनमौजी थे। तो शाम के वक्त प्रायः लोग वहाँ छंग पीते थे। छंग यानी वहाँ की स्थानीय शराब जो चावल से बनाई जाती है। तो प्रायः लोग वहाँ इसका सेवन करते थे और शाम को इसका सेवन करने के पश्चात वह अपना पूरा होशो हवास खो देते थे। ऐसे में उन्हें सही, गलत, उचित, अनुचित करने की शक्ति उनके भीतर नहीं रहती थी। इसलिए जब लेखक और सुमति भद्र वेश में लौटे तो भी उन्हें रहने के लिए उचित स्थान नहीं मिला। अब हम तिब्बत में वहाँ की एक और बात की चर्चा करें। तिब्बत में हथियार का कानून नहीं था। वहाँ की सरकार इन सब चीज़ों पर बहुत अधिक खर्च नहीं करती है। तो तिब्बत में हथियार का कानून ना होने के कारण लोग वहाँ
लाठी डंडे की तरह गोली पिस्तौल लिए घूमते थे। यदि वे किसी की हत्या कर देते हैं तो सुनसान इलाकों में हत्या का कोई गवाह नहीं मिलता है, तो वो आसानी से बच जाते हैं। हथियार का कानून ना होने के कारण लोग वहां लाठी की तरह पिस्तौल और बंदूक लेकर घूमते हैं, जिस कारण डाकुओं को भी अपनी जान का खतरा बना रहता है। इसलिए डकैत पहले लोगों को मार देते हैं, फिर देखते हैं कि उनके पास पैसा है या नहीं। हम यह देख सकते हैं कि वहाँ के अपराधियों में भी पूरी तरीके से संवेदनहीनता देखी जा सकती है। अन्य जगहों पर यदि जो डकैत हैं या इस प्रवृत्ति के लोग हैं, पहले वह मांगते हैं, छीनते हैं, अगर देने में कोई आनाकानी करता है तब वह उसके हत्या करते हैं। लेकिन वहाँ ठीक इसके विपरीत डकैत पहले लोगों की हत्या ही कर देते थे, उसके बाद देखते थे कि उनके पास कुछ है या नहीं। शायद इसी भय से, डकैतों के, लुटेरों के भय से भी लेखक ने भिखारी का भेष धारण किया। जहाँ कहीं भी उन्हें ऐसे संदिग्ध लोग मिलते, चोर लुटेरे मिलते, वह तुरंत कुची कुची एक पैसा यानी दया कर एक पैसा दीजिए और वह दोनों भीख मांगने लगते। ऐसे में चोर लुटेरे उन्हें भिखारी समझकर छोड़ देते। तो इस योजनाबद्ध तरीके से वह आगे बढ़ रहे थे। चूंकि रास्ता काफी दुर्गम था, चढ़ाई थी, लेखक के पास सामान भी था, तो वह अब दोनों थक चुके थे। तो लेखक ने सुमति से लंकोर के लिए 2 घोड़े कर लेने को कहा। यदि हम 2 घोड़े कर लेते हैं तो हम उन पर सामान भी रख देंगे और चढ़ लेंगे और कुछ हमारी थकावट दूर हो जाएगी। सुमति ने ऐसा ही किया। 2 घोड़ों की उन्होंने व्यवस्था की। चलने के क्रम में एक उन्हें भीटे का अर्थ होता है टीले जैसा ऊंचा स्थान, वह दिखाई पड़ा। वह पहाड़ बिल्कुल वनस्पति विहीन था, वहां कोई भी पेड़ पौधे नहीं थे। सर्वोच्च स्थान पर डांडे के देवता का स्थान था और वहीं से जो ऊंचा स्थान था, जो कि डांडे के नाम से प्रसिद्ध है, वह वहां के देवताओं का स्थान था। यह स्थान पर पत्थर के ढेर, जानवरों की सींग, रंग बिरंगे कपड़ियों की झंडियों से सजाया गया था। वहाँ के लोग की इसमें बहुत आस्था थी, वे लोग यहाँ इन्हें पूजते थे। यात्रा के क्रम में सुमति लेखक से आगे निकल गए और लेखक का घोड़ा कुछ सुस्त था, वह काफी धीमी गति से चल रहा था। इस वजह से वह सुमति से पिछड़ गए। थोड़ी आगे चलने के बाद उन्होंने गलत रास्ता चुन लिया, क्योंकि रास्ते से वह पूरी तरीके से परिचित नहीं थे। सुमति जानता था। सुमति आगे बढ़ गया और लेखक उनसे पिछड़ गए। बहुत देर तक सुमति ने उनका इंतजार किया। जब वह नहीं मिले तो एक जगह बैठकर उन्होंने लेखक का इंतजार करने का निश्चय किया। लेखक गलत मार्ग पर 1-1.5 मील आगे चले गए। आगे पता चला लंकोर का मार्ग दाहिना है, तो लेखक वापस लौटे। वापस लौट लेखक ने सुमति को फिर पकड़ लिया, लेकिन तब तक सुमति का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। लेखक कहते हैं, मंगोलों का मुख तो वैसे ही लाल होता है। अब तो सुमति पूरे गुस्से में था, क्योंकि बहुत देर तक उसे लेखक के लिए इंतजार करना पड़ा। सुमति बोले, उसने 2 टोकरे कंडे फू डाले, 3-3 बार चाय गर्म किया। कुछ देर बाद उनका गुस्सा शांत हो गया। फिर वहां से आगे बढ़े। लंकोर में सुमति के एक यजमान के यहाँ रुके, क्योंकि हमें बताया कि सुमति के वहाँ बहुत सारे यजमान थे। सुमति उन्हें बौद्ध गए के गंडे लाकर वहाँ उन्हें देता था, तो वहाँ उनके बहुत परिचित थे। तो दोनों एक यजमान के यहाँ रुके और वहाँ उन्होंने चाय सत्तू खाया। फिर वहाँ से उन्होंने अपनी यात्रा की शुरुआत की। लेखक ने सुमति को वहाँ रुकने को मना किया, क्योंकि वे जानते थे कि सुमति यहाँ ज़्यादा दिन लगा देंगे। सुमति वहाँ कुछ दिन रुकना चाहते थे, क्योंकि उनके वहाँ बहुत सारे परिचित और यजमान थे, लेकिन लेखक ने इसकी इजाज़त नहीं दी। उन्हें भय था कि यदि मैं इसे इजाज़त दूंगा तो यह काफ़ी समय तक
वहाँ रुक जाएंगे और हमें अपनी यात्रा में असुविधा होगी। सुमति बौद्ध भिक्षु थे। वह बोध गया के गंडे और ताबीज़ वहाँ ले जाकर अपने यजमानों को देते थे, जिसके एवज में यजमान उन्हें कुछ पैसे भी दिया करते थे। फिर वहाँ से उन्होंने अपनी यात्रा की शुरुआत की। तो सामान होने के कारण उन्हें काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता था। कोई सामान उठाने वाला नहीं मिलने के कारण उन्हें स्वयं ही अपने कंधे पर सामान लेकर चलना पड़ा। तिब्बत की धूप कड़ी मालूम होती थी, बहुत कड़ी धूप। अब हम तिब्बत के थोड़ी सी वहाँ की जागीरदारी व्यवस्था जो है उसकी हम चर्चा कर लें। तिब्बती जमीन छोटे बड़े जागीरदारों में बटी है। इन जागीरों का काफ़ी बड़ा हिस्सा मठों की देखरेख में है। ये जागीरदार बेगार मजदूरों से अपनी अपनी जागीरों में खेती करवाते हैं। समय समय पर खेती का प्रबंध देखने के लिए भिक्षु आते रहते हैं, जिन्हें राजा के समान आदर मिलता है। हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद भी करता है, जिसके लिए मजदूर बेगार में मिल जाते हैं। यह सब कार्य भिक्षुओं के संरक्षण में किया जाता है, भिक्षुओं के देखरेख में संपन्न कराया जाता है। वहाँ शेखर विहार पहुँचने के बाद वहाँ के मुखिया, जिनका नाम नमसे था, उनसे लेखक और सुमति मिले। वे बड़े ही भद्र पुरुष थे। उन्होंने पूरा लेखक और सुमति का आदर सत्कार किया। यहाँ पर एक अच्छे मंदिर में लेखक को कंजूर क्या है, जो महात्मा बुद्ध ने जो अपने वचन दिए हैं, बुद्ध वचन का अनुवाद है। तो वह पुस्तक जो कि 103, जिसकी संख्या 103 थी, पोथियाँ उन्हें मिल गई। क्योंकि लेखक को पुस्तकें पढ़ने में काफ़ी रुचि थी, तो उन्होंने निश्चय किया कि मैं यहीं रुककर इस कंजूर बुद्ध वचन को मैं यहाँ पढ़ूंगा। एक एक पोथी 15 शेर से कम ना थी, लेकिन लेखक को पढ़ने में गहन रुचि थी। इसीलिए उन्होंने निर्णय लिया कि मैं यहाँ रुककर इन पुस्तकों का अध्ययन करूँगा। तब तक सुमति से उन्होंने कहा कि आप चाहें तो अपने यजमानों से जाकर मिल सकते हैं। अगले दिन वे नमसे से विदाई लेकर वहां से चल पड़े। तो इस तरह उन्होंने अपनी पूरी तिब्बत की यात्रा पूरी की। वहाँ के भौगोलिक स्थिति का पूरी तरीके से वर्णन किया, कैसी वहाँ की दुर्गम पहाड़ियाँ थी, कैसे वहाँ के रास्ते थे। भौगोलिक वर्णन के बाद उन्होंने वहाँ की सामाजिक परिस्थिति का भी वर्णन किया। वहाँ जाति प्रथा, छुआछूत, भेदभाव आदि नहीं था। वहाँ की कानून व्यवस्था की भी उन्होंने चर्चा की कि वहाँ कानून बहुत अधिक सख्त नहीं था, इसीलिए अपराध की वृत्ति वहाँ अधिक थी। इसके पश्चात उन्होंने वहाँ की जो ज़मींदारी व्यवस्था थी, किस तरीके से खेती का कार्य होता था, किस तरह से भिक्षु वहाँ अपने संरक्षण में खेती करवाते थे, इसका उन्होंने वर्णन किया। तो इस पाठ में उन्होंने तिब्बत के भौगोलिक सामाजिक परिदृश्य का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है और यह इनका एक बहुत ही सफल यात्रा वृत्तांत रहा है। मुझे उम्मीद है कि आपको इस पाठ में चित्र के माध्यम से बहुत सी बातें बतलाने और दिखलाने का मैंने प्रयास किया है। शेष आप पाठ जब विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे तो बहुत सी अन्य बातों की जानकारी भी आपको सम्यक रूप से दी जाएगी। शेष अगली कक्षा में पुनः हाजिर होते हैं। धन्यवाद।